देखो बच्चों, एक मिनट के लिए देखिए सब लोग। तो बोल रहे हैं यहाँ पर हम लोग एल्वोलाई के बारे में बात कर रहे हैं। बेटा सुनो ध्यान से, इधर सभी लोग देखो। जो एल्वोलाई होता है ये हमारे लंग्स का सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करता है, जिससे डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज जो हो रहा है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। तो एल्वोलाई का काम क्या होता है, ये आपका सरफेस एरिया बढ़ाता है। तो देखिए अल्वोलाई बेटा क्या बोलेंगे इसको, ये फंक्शनल यूनिट होता है। अल्वोलाई क्या होता है, लंग्स की फंक्शनल यूनिट। बताइए किडनी की फंक्शनल यूनिट, तो आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। तो लंग्स की फंक्शनल यूनिट, तो आंसर क्या हो जाएगा, अल्वोलाई। ध्यान रखिएगा। तो लंग्स की फंक्शनल यूनिट को हम लोग अल्वोलाई, इन्हीं का बेटा दूसरा नाम होता है माइन्यूट लंग्स। समझे। काउंट क्या होगा, 150 मिलियन पर लंग। ध्यान रखिएगा, काउंट क्या होगा, 150 मिलियन पर लंग। एक लंग में 150 मिलियन से ज्यादा पाए जाएंगे। क्या काम करता है अभी बताया बेटा, ये सरफेस एरिया बढ़ाएगा। और लगभग कितना बढ़ा देता है, अप टू 100 मीटर स्क्वायर कर देगा। समझे, 80 मीटर स्क्वायर वैसे कुछ किताबों में भी दिया होता है, ध्यान रखिएगा। तो बोल रहे हैं अल्वोलाई, पहले तो आ जाओ बेटा, क्या बताया मैंने, एल्वोलाई क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग होता है। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, माइन्यूट लंग भी कहते हैं। क्या काउंट होता है, 150 मिलियन पर लंग। क्या काम होता है, सरफेस एरिया बढ़ा देगा गैसियस डिफ्यूजन के लिए, बढ़ा करके कितना कर देगा, 100 मीटर स्क्वायर कर देगा। अब यहां देखो बेटा, अल्वोलाई में ही ये एक तरफ से ये वेन्स आ रही होती हैं और दूसरी तरफ से ये आर्टरीज जा रही होती हैं। ये देखिए वेन्स आ रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के, और यहाँ पे ये आर्टरीज जा रही है। तो वो पॉइंट जहां पे वेन और आर्टरीज आपस में कनेक्ट होती हैं, इन्हें कहते हैं पोर्स ऑफ कोहन। ध्यान रखिएगा कि कहां पे बेटा, याद रखिएगा आर्टरी में, ये अल्वोलाई में एक तरफ से जो वेन है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है, और दूसरी तरफ से आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाती है। समझे। तो वो पॉइंट, अल्वोलाई में वो पॉइंट जहां पे आर्टरी और वेन आपस में मिल रही होती है, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पोर्स ऑफ कोहन बोलते हैं। ठीक बेटा, ये कल मैंने आपको डिटेल में बता दिया था कि वो ऊपर ट्रैकिया है, पूरा उसका डिवीजन बता दिया था। यहाँ पे उसी का पार्ट है। ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, ये अल्वियोलर डक्ट है, और ये अल्वोलाई है। ये वो रीजन है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। इनको हम लोग एक्सचेंज जोन भी कह सकते हैं बेटा। इस एरिया में गैसियस एक्सचेंज होता है, CO2 निकाली जाएगी और O2 जो है ब्लड में ऐड करी जाएगी। बेटा ये जो एल्वोलाई होता है, इसमें कितने टाइप की सेल्स होती हैं, इसमें 3 तरीके की सेल्स पाई जाती हैं। ये देखिए, ये जो ब्लैक कलर से बनी हुई है, ये एल्वियोलर सेल टाइप 1 है। इन्हीं को हम लोग न्यूमोसाइट्स 1 भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, किसकी बनी होती है, तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। ये जो रेड कलर से बनी हुई है, ये एल्वियोलर सेल्स टाइप 2 है, या इसी को हम लोग न्यूमोसाइट 2 भी कहते हैं। दूसरी वाली अल्वियोलर सेल टाइप 2 है, या इसी को न्यूमोसाइट 2 भी कहते हैं। ये किसकी बनी होती है, ये सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं। ध्यान रखिएगा। तो ये एल्वियोलर सेल टाइप 1 ये कैसी होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, और ये कैसी बनी है, सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स होती है। सुनो बेटा, हमेशा याद रखिएगा, कहीं कुछ, एक बात बताओ, सुनो बेटा इधर देखो, तुम सामान, घर में सामान रखना है, तुम्हें अचार रखना है, समझ रहे हो ना, शक्कर रखनी है। एक बात बताइए, सामान निकालोगे कहां से, जहां पे रखोगे। समझ रहे हो ना, रखोगे कहां पे, डब्बों में। डब्बों में, तो ये जो डब्बे होते हैं ना, या तो क्यूबाइडल होते हैं या तो कॉल्यूमनर होते हैं। तो ज्यादातर जहां पे सेक्रीशन का काम होता है, वहां पे या तो क्यूबॉइडल आता है और या तो कॉल्यूमनर आता है। ध्यान रखिएगा। तो यहां देखिए, इसको कुछ सेक्रीट कराना था, जहां कुछ नहीं सेक्रीट कराना होता है ना, वहां स्क्वेमस आ जाता है। समझ में आया। तो इसको कुछ सेक्रीट कराना था, ऐसे याद रखिएगा। इसीलिए यहाँ पे ये क्यूबॉइडल सेल्स पाई जाती हैं। ये सेक्रीट कराती है एक केमिकल, एक सर्फेक्टेंट होता है, इसको हम लोग लिसाइथिन कहते हैं। क्या कहते हैं, लिसाइथिन। क्या क्या काम करता है ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है, डिक्रीज करता है सरफेस टेंशन को, और प्रिवेंट करता है
तो ये किसको, एल्वोलाई को कोलैप्स होने से बचाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये एल्वोलाई को कोलैप्स होने से बचाता है और इंश्योर करता है कि जो गैस है ना वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए एल्वोलाई के अंदर। तो इंश्योर करता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस, ध्यान रखिएगा। तो क्या, सुनिए ध्यान से, तो ये जो रेड कलर वाली है इनको बोलेंगे हम लोग एल्वियोलर। बोलो बच्चों क्या बोलोगे, एल्वियोलर सेल टाइप 2। किसकी बनी होती है ये, याद रखना डब्बे हैं ये, क्यूबिकल डब्बे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल क्यूबॉइडल सेल। ये रिलीज करेगी, क्या रिलीज करेगी, सर्फेक्टेंट रिलीज करती है। इसका नाम क्या है, बोलो बेटा, लिसाइथिन। क्या क्या काम करता है, 3 बातें बस याद रखनी, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा, कोलैप्स होने से बचाएगा, अल्वोलाई को कोलैप्स होने से बचाएगा, और नंबर 3 क्या बताया बेटा, गैसेस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, ताकि आराम से गैसेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, अच्छे से गैसेस एक्सचेंज हो जाए। फिर अब सर इतना हवा हवा जाती है तो पक्का जम्स भी जाते होंगे, उससे बचाने के लिए भी कुछ पाया जाएगा। तो उससे बचाने के लिए यहाँ पे डस्ट सेल्स क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, फैगोसिटिक सेल्स ऑफ द लंग्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, डस्ट सेल। इन्हीं को मैक्रोफेजेस भी बोलते हैं। काम क्या होता है, खा जाएगी, किसको खा जाएगी, पैथोजन को खा जाएगी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ बेटा, फैगोसिटिक सेल ऑफ द लीवर। तो आंसर हो जाएगा कुप्फर सेल, समझे, ध्यान रखिएगा, कुप्फर सेल्स या कप्फर सेल जो भी पढ़ा जाए। तो फैगोसिटिक सेल्स ऑफ द लंग्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, डस्ट सेल्स। फैगोसिटिक सेल्स ऑफ द लीवर, तो आंसर क्या हो जाएगा, कुप्फर सेल। फिर से आ जाओ बेटा, देखो यहां पे याद करने की कोशिश करो। बोलो बच्चों जवाब दो, कितने टाइप की सेल्स होती हैं एल्वोलाई में, 3 टाइप की सेल्स होती है। नंबर 1 बोलिए, अल्वियोलर सेल टाइप 1, या इन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है, न्यूमोसाइट 1। किसकी बनी होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। नंबर टू क्या है आपका, अल्वियोलर सेल टाइप 2, समझे, या इन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है, न्यूमोसाइट 2। ये डब्बे हैं, कैसे डब्बे हैं, क्यूबिकल डब्बे हैं, जिनमें सामान रखा है तभी आप निकाल सकते हैं। निकालना यानी कि सेक्रीट करना, तो ये कैसी होगी, सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स होंगी, समझे। क्या रिलीज करती है, सर्फेक्टेंट रिलीज करती है। नाम क्या होगा बोलो बच्चों, लिसाइथिन होगा। लिसाइथिन के काम कितने हैं, 3 काम है। नंबर 1 बोलो, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा। नंबर 2 बोलो, कोलैप्स होने से बचाएगा। और नंबर 3 बोलो, गैसेस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। अब थर्ड सेल का टाइप क्या होगा, सर कुछ पैथोजन चले जाएंगे तो उनको मारने के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो डस्ट सेल्स पाया जाएगा, या इन्हीं को मैक्रोफेजेस बोलते हैं। क्या होती हैं ये, फैगोसिटिक सेल्स होती हैं। ये किल करेगी, पैथोजन को किल करेगी। आ जाओ बेटा एक बार फिर से रिवाइज करो, याद करने की कोशिश करो। बोलो बच्चों जवाब दो, फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, हाँ अल्वोलाई। इधर अब इन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है, माइन्यूट लंग। काउंट बोलो, काउंट क्या होता है बोलो बेटा, 150 मिलियन पर लंग होगा। कितना एरिया, इनका काम क्या होता है, काम क्या होता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देना। तो कितना सरफेस एरिया बढ़ा देगा, लगभग 100 मीटर स्क्वायर तक कर देगा, समझे। अब आ जाइए दूसरा, सर एक जगह एल्वोलाई में एक तरफ वेन और एक तरफ आर्टरी एक जगह पे कनेक्ट होती हैं। जहां पे कनेक्ट होती हैं उन पोर्स को क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे पोर्स ऑफ कोहन। अब यहां आ जाइए, सीधे एल्वोलाई की बात कर रहे हैं। तो बेटा एल्वोलाई में कितने तरीके की सेल्स होती हैं, जवाब दे दो एक बार, 3 तरीके की सेल्स होती है। बोलो बच्चों सब लोग याद करने की कोशिश करो। नंबर 1 बोलो, एल्वियोलर सेल टाइप 1, इन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है, न्यूमोसाइट 1। कैसी सेल्स होती हैं बताइए, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अब दूसरी सेल का नाम बताइए, एल्वियोलर सेल टाइप 2, समझे। ये डब्बे हैं, छोटे छोटे डब्बे हैं जिनमें सामान रखा है तो सामान निकाल सकते हैं। सामान निकालना मतलब सेक्रीट करना। तो ये कैसे डब्बे हैं, क्यूबिकल डब्बे हैं। याद ऐसे याद रखिएगा तो याद रहेगा आपको, कभी भूलोगे नहीं आप इसको, समझे। सीधे याद करोगे तो आप भूल जाओगे। तो ये क्यूबिकल डब्बे हैं, सीधे सिंपल क्यूबिकल डब्बे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स। क्या करेगा, सेक्रीट करेगा सर्फेक्टेंट, नाम क्या हो जाएगा, लिसाइथिन।
तीन काम करता है। नंबर 1 क्या करेगा, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा। नंबर 2 क्या हो जाएगा, बोलो, अगर बोले एल्बोलाई को क्या करेगा, कोलैप्स होने से बचाएगा। और नंबर 3 क्या होता है, गैसेस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। अब तीसरे टाइप की सेल क्या होगी, पैथोजन को मारने वाली सेल होगी, समझे। ये मैक्रोफेजेस होती हैं, इन्हीं को क्या बोलते हो, डस्ट सेल्स बोलते हो। ये पैथोजन को किल करती हैं। तो फेगोसिटिक सेल्स ऑफ द लंग, तो आंसर क्या होगा, डस्ट सेल। फेगोसिटिक सेल ऑफ द लीवर, तो आंसर क्या हो जाएगा, कुफर सेल। ठीक है, नोट करिए इसको, सुनिए ध्यान से बेटा। तो लंग्स, इधर ध्यान दो, लंग्स का दूसरा नाम पल्मोन भी होता है, ध्यान रखेंगे। लंग्स क्या होते हैं, एक पेयर होता है, कोनिकल है, स्पंजी है, ध्यान रखिएगा। बोल रहे हैं बेटा 2 लेयर होती है, इसमें कितनी लेयर होती है, 2 लेयर है। किसकी बनी है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की। और इसको जो बोल रहे हैं लेयर को क्या बोलते हैं, ये सेरस मेम्ब्रेन है, इनको बोलते हैं प्लूरा। क्या बोलते हैं, प्लूरा। अच्छा सुनो, शुरू से मैं आपको समझाता आ रहा हूं, सुनो इधर देखो। जब भी किसी भी ऑर्गन में ना 2 लेयर हैं, और एक लेयर बाहर है और एक लेयर अंदर है, तो बाहर, बाहर मतलब होता है पेरीफेरी, और पेरीफेरी का मतलब है पेराइटल। तो हमेशा आउटर लेयर के लिए पेराइटल टर्म ही यूज किया जाता है। और इनर, इनर मतलब ऑर्गन की ओर। और जो अंदर ऑर्गन होते हैं इनको हम लोग विसरल ऑर्गन बोलते हैं। तो जो इनर वाली होती है इसको विसरल लेयर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बाहर, इधर देखिए, बाहर वाली क्या हो जाएगी, पेराइटल प्लूरा, और अंदर वाली क्या हो जाएगी, विसरल प्लूरा, ध्यान रखिएगा। ये रिब्स से जुड़ी हुई होगी, रिब्स की ओर होगी, और ये क्या होगी, लंग्स की ओर होगी, लंग्स से जुड़ी हुई होगी। दोनों के बीच में जो कैविटी पाई जाएगी इसको हम लोग प्लूरल कैविटी बोलेंगे। और इसमें लिक्विड भरा हुआ होगा, ये लिक्विड कौन रिलीज करेगी, ये बेटा जो है आपकी विसरल प्लूरा रिलीज करेगी। क्या काम होता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करेगा, ध्यान रखिएगा। क्या काम करेगा, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करेगा। कभी कभी प्लूरल मेम्ब्रेन में जलन होने लगती है, इन्फ्लेमेशन होने लगती है, तब ये प्लूरल फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इस डिजीज को प्लूरिसी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर प्लूरल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होने लगे तो प्लूरल फ्लूइड का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, और इस डिजीज को क्या बोलेंगे, प्लूरिसी बोलेंगे। तो चलो आ जाओ बेटा, इतना एक बार रिवाइज करो, सुनो ध्यान से। लंग्स, लंग्स का दूसरा नाम क्या होता है, पल्मोन भी होता है, ध्यान रखिएगा। लंग्स का दूसरा नाम क्या होता है, पल्मोन होता है। क्या होते हैं ये, पेयर्ड है, कोनिकल है, स्पंजी है, ठीक है। कितनी लेयर होती है बेटा इनमें, डबल लेयर, और इनकी चारों ओर जो लेयर होती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लूरा बोलते हैं। प्लूरा 2 होती है, एक तो बाहर, बाहर मतलब पेरीफेरी, और पेरीफेरी मतलब पेराइटल, और एक अंदर, अंदर मतलब ऑर्गन, विसरल ऑर्गन की ओर, इसको बोलते हैं विसरल प्लूरा। तो प्लूरा 2 हो गई, बाहर वाली पेराइटल प्लूरा और अंदर वाली विसरल प्लूरा। दोनों के बीच में जो गैप पाया जाता है उसे प्लूरा कैविटी बोलते हैं। इसमें लिक्विड भरा होता है, इसे प्लूरल फ्लूइड बोलेंगे। और हमेशा बेटा ज्यादातर अगर लिक्विड होता है, जैसे ध्यान से देखिए कार्डियक मेम्ब्रेन में मैंने आपको बताया था, ये जो फ्लूइड होता है वो अंदर वाली मेम्ब्रेन ही रिलीज करती है। तो यहाँ पे विसरल प्लूरा ही के प्लूरल फ्लूइड रिलीज करती है। प्लूरल फ्लूइड का काम क्या होता है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम होता है, समझे। कभी कभी अगर इन्फेक्शन के कारण या बीमारी के कारण यहाँ प्लूरल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होने लगेगा तो प्लूरल फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लूरिसी कहते हैं। यहाँ आ जाए लोकेशन, कहाँ पाया जाता है, तो बोल रहे हैं एयर टाइट कैविटी, एयर टाइट कैविटी में पाया जाता है। इसी को हम लोग थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। कहाँ पाया जाता है, एयर टाइट कैविटी में पाया जाता है, थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है। किस चीज से प्रोटेक्टेड होता है, थोरेसिक केज या रिब केज से प्रोटेक्टेड होता है, ध्यान रखिएगा। किस चीज से प्रोटेक्टेड होता है, थोरेसिक केज या रिब केज से प्रोटेक्टेड होता है। देखो ये ऊपर की ओर ये जो बोन दिखाई देती है ना, ये क्लेविकल होती है। तो ये थोरेसिक केज कौन कौन सी बोन से, इसके भी क्वेश्चन आ जाता है बेटा, थोरेसिक केज कौन कौन सी बोन से बना होता है। तो ये एंटीरियर है, तो एंटीरियर में क्लेविकल पाई जाती है। नीचे ये पोस्टीरियर, ये एंटीरियर है तो नीचे क्या हो गया, पोस्टीरियर। पोस्टीरियर में डायाफ्राम पाया जाता है।
तो थोरेसिक केज एंटीरियर, तो आंसर क्या हो जाएगा क्लेविकल, पोस्टीरियर तो आंसर क्या हो जाएगा डायाफ्राम। अब सुनो ध्यान से, ये हम लोग का वेंट्रल सरफेस होता है और जो पीठ है ना ये डॉर्सल सरफेस होता है। तो वेंट्रल साइड में ये चेस्ट बोन या स्टर्नम पाई जाती है, इसे फ्लैट बोन भी बोलते हैं, चेस्ट बोन भी बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो चेस्ट बोन, फ्लैट बोन या स्टर्नम पाई जाती है। इसका उल्टा कर दो तो पीछे क्या है वर्टिब्री है, तो वेंट्रल में स्टर्नम, डॉर्सल में वर्टिब्री और लेटरल में क्या है आपकी रिब्स हैं। तो बोले थोरेसिक केज, सुनो ध्यान से इधर देखो, थोरेसिक केज किसका किसका बना होता है, तो एंटीरियर, बोलो बच्चों एंटीरियर किसका बना होगा क्लेविकल का, तो पोस्टीरियर किसका बना होगा डायाफ्राम का, वे वेंट्रल किसका बना होगा स्टर्नम का, डॉर्सल किसका बना होगा वर्टिब्री का और लेटरल किसका बना होगा रिब्स का। फिर से जवाब दो, देखो याद हुआ कि नहीं याद हुआ, बोलो एंटीरियर, पोस्टीरियर, वेंट्रल, डॉर्सल और लेटरल, सब थोरेसिक केज हो गया। चलो अब हमें लंग्स भी याद कर लेते हैं हम लोग। लंग्स के बीच में जो गैप होता है इसे मेडियास्टाइनम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। लंग्स के बीच में जो गैप होता है इसी को हम लोग मेडियास्टाइनम बोलेंगे। दो हैं, एक तो राइट और दूसरा लेफ्ट। देखो ध्यान से, राइट वाला हल्का सा ऊपर होता है, थोड़ा सा ब्रॉड होता है, जबकि लेफ्ट वाला नैरो होता है, थोड़ा नीचे होता है। राइट वाला हल्का सा ऊपर क्यों होता है, क्योंकि इसके नीचे यहाँ लीवर पाया जाएगा, लीवर को जगह घेरनी है, ध्यान रखिएगा। तो जो राइट लंग होता है ये हल्का सा ऊपर होता है, जो लेफ्ट लंग होता है ये हल्का सा नीचे होता है, थोड़ा नीचे होता है, ध्यान रखिएगा। जो राइट लंग है वो 3 लोब में डिवाइडेड होता है और यहाँ पे 2 खांचे होते हैं, इनको फिशर बोलते हैं। एक हॉरिजॉन्टल होता है और दूसरा ऑब्लिक होता है। तो पहले वाले को हॉरिजॉन्टल फिशर बोल देते हैं और दूसरे वाले को ऑब्लिक फिशर बोल देते हैं। तो यहाँ 2 फिशर पाए जाते हैं और 2 फिशर के कारण ये 3 लोब में डिवाइडेड होता है। ऊपर वाला ये सुपीरियर लोब है, बीच वाला मेडियल लोब है और सबसे नीचे वाला इंफीरियर लोब है, समझे। तो पहली चीज, राइट लंग थोड़ा सा ब्रॉड होता है, हल्का सा ऊपर होता है, क्योंकि इसके नीचे लीवर पाया जाता है। 2 फिशर होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल फिशर और दूसरा ऑब्लिक फिशर। 2 फिशर इसको 3 लोब में डिवाइड करते हैं। ऊपर वाले लोब का नाम क्या हो जाएगा सुपीरियर लोब, बीच वाले लोब का नाम क्या हो जाएगा मेडियल लोब और सबसे नीचे वाले लोब का नाम क्या हो जाएगा इंफीरियर लोब, समझे। बोल रहे हैं दूसरा, ये जो लेफ्ट लंग होता है ये हल्का सा नैरो है, थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा नीचे तक आता है। इसमें एक ही फिशर पाया जाता है, ऑब्लिक फिशर पाया जाता है। ये ऑब्लिक फिशर इसे 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ऊपर वाला सुपीरियर लोब और नीचे वाला इंफीरियर लोब। नीचे की ओर ये डायफ्राम पाया जाता है। बेटा हार्ट को प्लेस करने के लिए यहाँ पे खांचा पाया जाता है, नॉच पाई जाती है, इसे कार्डियक नॉच कहते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कार्डियक नॉच किस लंग में पाया जाता है, लेफ्ट लंग में या राइट लंग में। अरे भूल जाना ना यार, तो ये याद कर लेना हार्ट तुम्हारा कहाँ होता है, लेफ्ट साइड होता है या राइट साइड होता है, समझे। जहाँ होगा वहीं पे खांचा पाया जाएगा, वहीं पे नॉच पाया जाएगा। तो नॉर्मली हार्ट आपका कहाँ होगा लेफ्ट साइड में, तो किस में खांचा पाया जाएगा लेफ्ट लंग में, कार्डियक नॉच पाया जाएगा, समझे। अब दूसरा बोल रहे हैं, बता दिया ये सारी चीजें, ये बस याद कर लो। वेट इसका 600, ये ज्यादा भारी होता है, इसका 625 ग्राम है और इसका 575 ग्राम है, सारा काम खत्म हो गया। सुनो ध्यान से, इधर आ जाओ। तो लंग्स कितने होते हैं, अरे 4 थोड़ी ना होते, 2 ही होते हैं यार, इतना तो हम लोगों को भी मालूम है, क्यों भाई, है कि नहीं। तो दोनों लंग्स के बीच में, बोलो बेटा, दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं मेडियास्टाइनम बोलते हैं। एक राइट है और एक लेफ्ट है, कौन सा ज्यादा ब्रॉड होता है बताइए, राइट वाला। और कौन सा नैरो होता है, लेफ्ट वाला, समझे। कौन सा हैवी होता है, राइट वाला। ये 625 है, वो 575 है, 50 ग्राम का डिफरेंस याद कर लो बस, या फिर सीधे 50 ग्राम कम कर दो, उसका आ जाएगा वजन। एक याद करो, 50 ग्राम कम कर दो, देखो ना ध्यान से, समझे।
तो सुनिए आ जाइए, तो कौन सा हैवी होता है, राइट वाला, कौन सा लाइट होगा, आपका लेफ्ट वाला। ये कैसा होता है, हल्का सा स्लाइटली ऊपर होता है क्योंकि नीचे लीवर आ जाएगा, ये थोड़ा सा नीचे होगा, यहाँ कार्डियक नॉच पाई जाएगी जिसमें हार्ट को प्लेस किया जाएगा। अभी बताया बेटा यहाँ कितने फिशर होते हैं, दो फिशर होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल फिशर है और दूसरा ऑब्लिक फिशर है। ये लंग को कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, तीन पार्ट में डिवाइड करेगा, सुपीरियर लोब, मेडियल लोब, इंफीरियर लोब। और ये ऑब्लिक फिशर है, कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, दो पार्ट में, सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब। चलो एक बार बेटा फिर से रिवाइज करो, ध्यान से देखो, जवाब दो। तो बोल रहे लंग्स, बेटा लंग्स का दूसरा नाम क्या होता है, पल्मोन भी होता है। कैसे होते हैं आपके, पेयर्ड होते हैं। और कैसे होते हैं भैया, स्पंजी और कोनिकल होते हैं। इनके चारों ओर जो मेम्ब्रेन या लेयर होती है, कवरिंग होती है, इनको क्या बोलते हैं, प्लूरा। दो में लेयर होती है, एक तो बाहर वाली, दूसरी अंदर वाली। बताया बेटा बाहर वाली मतलब पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब पेराइटल, तो आउटर को बोलेंगे पेराइटल प्लूरा, और अंदर वाली विसरल ऑर्गन की ओर, तो उसको हम लोग विसरल प्लूरा बोलते हैं। दोनों के बीच में जो गैप होता है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्लूरल कैविटी बोलते हैं, जिसके अंदर लिक्विड भरा होगा। इस लिक्विड को क्या बोलोगे, प्लूरल फ्लूइड बोलोगे। इसका काम क्या होता है, ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, समझे। फिर प्लूरिसी, प्लूरल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरिसी। और यहाँ पे प्लूरल जो फ्लूइड होता है इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ आ जाइए, ये लंग्स होते हैं, ये प्रोटेक्टेड होते हैं एयर टाइट कैविटी में, जिसे थोरेसिक केज या रिब केज बोलते हैं। ये थोरेसिक केज एंटीरियरली किसका बना होता है, क्लेविकल का। पोस्टीरियरली किसका बना होगा, डायाफ्राम का। वेंट्रल किसका बना होगा, स्टर्नम का। डॉर्सल किसका बना होगा, वर्टिब्री का। और लेटरल किसका बना होगा, रिब्स का। ध्यान रखिएगा, एंटीरियर बोलो, पोस्टीरियर बोलो, वेंट्रल बोलो, डॉर्सल बोलो, लेटरल बोलो। अब आ जाइए, लंग्स दो होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। बताओ कौन सा ब्रॉड होता है, कौन सा हैवी होता है, कौन सा हल्का ऊपर होता है। इस बार राइट में बताइए, राइट में कितने फिशर पाए जाएंगे, दो। ऊपर वाला फिशर कैसा होगा और नीचे वाला कैसा होगा, तो कितने लोब हो जाएंगे, तीन। कितने, नंबर वन बोलो, बीच वाला बोलो, नीचे वाला बोलो। लेफ्ट में आ जाइए, कितना फिशर होगा, एक। तो कितने, कौन सा नाम बोलो, ऑब्लिक फिशर, तो लोब कितने हो जाएंगे, दो। ऊपर वाला बोलो और नीचे वाला बोलो। आई बात समझ में आपको, कहां कार्डियक नॉच पाया जाएगा, चलिए नोट कर लीजिए इसे। देखो बच्चों इधर देखो, क्या होता है, सभी लोग देखिए, एक मिनट रुक जाओ। मैकेनिज्म क्या होता है ब्रीदिंग का, सुनिए ध्यान से। तो इसके लिए पहले हमें ये देखनी होगी कि लंग्स से एसोसिएटेड, एक्चुअली में ब्रीदिंग से एसोसिएटेड कौन कौन सी मसल्स होती हैं। तो पहला आ जाइए बेटा, ये जो रिब्स और स्टर्नम से जुड़ी हुई होती हैं, रिब्स से मेनली जुड़ी होती हैं, इनको हम लोग इंटरकॉस्टल मसल्स बोलते हैं। दो तरीके की होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो रिब्स जो है, और रिब्स और स्टर्नम एक्चुअली में जो चेस्ट है ये ऊपर की ओर और बाहर की ओर आएगी, ध्यान रखिएगा। तो जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये रिब्स को और स्टर्नम को अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में लेकर के आएंगी। इसका उल्टा कर दो तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स के बारे में पता चल जाएगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो रिब्स और स्टर्नम को इंटरनल इनवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाएंगी, ध्यान रखिएगा। तो पहला है एक्सटर्नल इंटर, रिब्स से एसोसिएटेड मेनली मसल्स कौन सी होती हैं, तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और दूसरी इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो रिब्स और स्टर्नम क्या करेगी, आउटवर्ड लेकर के आएगी, अपवर्ड लेकर के आएगी। और जब ये इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स काम करेगी तो रिब्स और स्टर्नम जो है आपकी इनवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मेनली रिब्स काम करेगी। यहां आ जाइए, फ्रीनिक मसल्स, बेटा ध्यान रखिएगा, डायफ्राम में जो ब्लड सप्लाई करती है वो फ्रीनिक आर्टरी होती है, और जो इसकी एसोसिएटेड मसल्स होती हैं इसे फ्रीनिक मसल्स बोलते हैं। तो नॉर्मली जो डायफ्राम होता है ना, ऐसा होता है, ये डोम शेप्ड होता है, समझे। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये फ्लैट हो जाएगा, तो जब फ्रीनिक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये फ्लैट हो जाएगा। फिर से देखो बेटा, मैंने मसल्स के बारे में आपको बात बता रहा हूं, दो तरीके की रिब्स से एसोसिएटेड मसल्स दो तरीके की होती हैं,
एक तो एक्सटर्नल और दूसरे इंटरनल। पूरा नाम क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और दूसरी का नाम क्या हो जाएगा? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। बोलो बेटा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो क्या होगा? बोलो बेटा, रिब्स और स्टर्नम आउटवर्ड एंड अपवर्ड। और जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स काम करेंगी तो क्या होगा? इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। फ्रीनिक मसल्स नॉर्मली जो डायफ्राम होता है वो कैसा होता है? डोम शेप्ड होता है। जब ये फ्रीनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो डायफ्राम कैसा हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। अब आ जाइए हम लोग, देखो बेटा, शुरुआत से पहले ये याद कर लो, एटमॉस्फेयर का प्रेशर 760 है। एक बार तुम्हें हवा को अंदर ले जाना है तो अंदर प्रेशर घटाना होगा, और एक बार हवा को बाहर लाना है तो अंदर प्रेशर बढ़ाना होगा। समझ रहे हो? बाहर का प्रेशर थोड़ी चेंज करने वाले हो, समझ रहे हो ना? तो सुनो ध्यान से। तो यहां पे देखिए, ये रिब्स हैं, ये रिब्स हैं, ये इनसे एसोसिएटेड ब्लू वाली मसल, ब्लैक वाली जो बनाई ना, ये रिब्स हैं, समझे? और ये मसल्स हैं ब्लू वाली। तो अभी बताया था एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कांटेक्ट करेगी। सुनो, यहां पे दो काम होता है, इंस्पायरेशन के समय दो काम होगा। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन, सुनो इधर देखो, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होगा। ध्यान से देखिए, दिख रहा है ना? तो क्या बताया था? रिब्स और स्टर्नम अपवर्ड एंड आउटवर्ड आ जाएगा। बेटा देखो, ये है वेंट्रल और ये है डॉर्सल। तो कहां का वॉल्यूम बढ़ेगा? डॉर्सो वेंट्रल वॉल्यूम बढ़ेगा। पहले तो ध्यान से समझिए, सुन रहे हो ना? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होगा तो रिब्स और स्टर्नम को अपवर्ड एंड आउटवर्ड ले आएंगे। सोचो ऐसे जा रही है, समझ रहे हो ना? यानी कि ये वेंट्रल और ये डॉर्सल, ये वॉल्यूम बढ़ रहा है। यानी कि कौन सा वॉल्यूम बढ़ेगा? डॉर्सो वेंट्रल वॉल्यूम बढ़ेगा। फिर सर ये देखिए, ये जो आपका डायाफ्राम है, डायाफ्राम में फ्रीनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो डायाफ्राम फ्लैट हो जाएगा। अभी बताया था, ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है। इस एरिया का वॉल्यूम बढ़ेगा। ऐसे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसे बोलेंगे एंटीरियो पोस्टीरियर। क्या बोलेंगे? एंटीरियो पोस्टीरियर। तो जब फ्रीनिक मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, फ्रीनिक मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, डायाफ्राम डोम शेप्ड हो जाएगा, एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम इंक्रीज होगा। बुद्धि में आया? कौन सा वॉल्यूम इंक्रीज होगा? एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो बोल रहे हैं स्टेप 1 और स्टेप 2 के कारण वॉल्यूम किलो के हिसाब से खूब कायदे से इंक्रीज होगा। और आप जान रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? घटेगा। प्रेशर घट जाता है -1 या -2 mmHg कम हो जाएगा। तो सोचो, बाहर 760 है, उससे -2 कम कर दो तो अंदर आंसर कितना आ जाएगा? 758 mmHg। बाहर प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर कम है, तो एयर कहां आ जाएगी? अंदर आ जाएगी। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इंस्पायरेशन। अब यहां आ जाइए बेटा, एक्सपायरेशन में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स हो जाएंगी, कुछ करना नहीं है, ये रिलैक्स हो जाएंगी। तो वापस से स्टमर और रिब्स को इनवर्ड और डाउनवर्ड लाएंगी। तो ये रहा वेंट्रल और ये है डॉर्सल। कौन सा वॉल्यूम घट जाएगा? डॉर्सो वेंट्रल वॉल्यूम घट जाएगा। डॉर्सो वेंट्रल वॉल्यूम घट जाएगा। ये देखिए, वॉल्यूम घट रहा। फिर अब बेटा, ये जो आपका ये क्या है? ये है फ्रीनिक मसल्स, ये रिलैक्स होंगी तो डायफ्राम फिर से कैसा हो जाएगा? डोम शेप। तो देखो, ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर, कौन सा वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा? एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। समझे? तो फिर से स्टेप 1 एंड 2, वॉल्यूम क्या है? रिड्यूस हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज हो जाएगा? +1 या +2 mmHg तक इंक्रीज हो जाएगा। और प्रेशर लो बढ़ा दो बेटा, बाहर 760 था तो अंदर कर दो 762 कर दीजिए, 2 बढ़ा दीजिए। और हमेशा एयर कहां से कहां जाएगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी। चलो बेटा आ जाओ इधर, मैंने 2 बातें बस बताई है, इतने में सिर्फ 2 ही बातें सुनिए। एक तो मसल्स और दूसरा मैकेनिज्म, दोनों M², मसल्स एंड मैकेनिज्म। समझे? मसल्स कौन कौन सी हैं? एक तो रिब्स से एसोसिएटेड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल, दूसरी डायाफ्राम से एसोसिएटेड फ्रीनिक मसल। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल काम करेंगी तो बोलो, रिब्स को कहां लेकर के आएगा?
आउटवर्ड एंड अपवर्ड। फिर जब इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल काम करेगी तो इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। फ्रीनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, डायफ्राम को फ्लैट कर देगा। चलो आ जाओ सर, मैकेनिज्म बता दो हमको ब्रीदिंग का। आओ देखो यहां पे, देखो घूरो। तो ब्रीदिंग, नॉर्मली ब्रीदिंग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में, अभी मैंने एक्सटर्नल की बात करी, देखो इंटरनल की बात नहीं कर रहा हूं। ये नॉर्मल ब्रीदिंग में एक्चुअली में इंटरनल अभी काम ही नहीं कर रही होती, आगे मैं आपको बताऊंगा, सुनिए ध्यान से। तो यहां एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स काम कर रही हैं। तो जब आप इंस्पायरेशन करोगे, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो रिब्स कहां, रिब्स और स्टर्नम आउटवर्ड एंड अपवर्ड। ये है वेंट्रल, ये है डॉर्सल, तो कौन सा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डॉर्सो वेंट्रल वॉल्यूम बढ़ जाएगा। फिर दूसरा फ्रीनिक मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डायफ्राम कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, कौन सा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। स्टेप 1 और स्टेप 2 के कारण वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। कितना घटता है, -1 to -2 mmHg। तो पहले बाहर कितना था, 760, 2 घटा दो तो कितना बचा, 758। एयर कहां से कहां जाएगी बोलो बेटा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एयर जाएगी, समझे। यहां आ जाइए सर, अब इसमें क्या होता है, यहां पे रिलैक्स करेगी, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल क्या होगी, रिलैक्स करेगी, तो रिब्स वापस इनवर्ड आ जाएगी और डाउनवर्ड आ जाएगी। तो फिर से बताया, ये वेंट्रल है और ये डॉर्सल है, कौन सा वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, डॉर्सो वेंट्रल वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। फ्रीनिक मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। जो ये आपका ये क्या है, ये जो डायाफ्राम है ये कैसा हो जाएगा, डोम शेप्ड हो जाएगा। ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, कौन सा वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और प्रेशर बढ़ेगा बेटा, कितना बढ़ जाएगा बोलो, +1 to +2 mmHg। ये 760 था तो ये क्या हो जाएगा, 762 हो जाएगा। और एयर कहां से कहां जाएगी बोलो बेटा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के ओर जाएगी। ये है मैकेनिज्म ब्रीदिंग का, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको।